नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामली दौरे के दौरान विकास, कानून व्यवस्था और कांवड़ यात्रा जैसे मुद्दों के साथ साथ विपक्ष पर भी तीखे राजनीतिक हमले देखने को मिले। मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ क्षेत्र के लिए 589 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जिन इलाकों में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते थे, अब माहौल बदल गया है। कांवड़ यात्रा की गरिमा, सुरक्षा व्यवस्था का सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया और साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनवाई। योगी सरकार का दावा है कि बेहतर कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और प्रशासनिक सख्ती के चलते उत्तर प्रदेश में अब निवेश और विकास दोनों का माहौल मजबूत हो गया है। लेकिन इस दौरे का राजनीतिक पहलू भी अब चर्चा में है। उसके पीछे कारण क्या है वो आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर जोरदार निशाना साधा। हमला बोलते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने जिन्ना का उपासक बताया विपक्षी पार्टियों को। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अब सियासी बहस तेज हो गई है। बीजेपी इसे अपने वैचारिक मुद्दों और राष्ट्रवाद की राजनीति से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। किसान, युवा, रोजगार, कानून व्यवस्था, सामाजिक समीकरण और धार्मिक मुद्दे यहां चुनावी माहौल को प्रभावित करते हैं। ऐसे में शामली जैसे जिले में मुख्यमंत्री का दौरा और दिए गए राजनीतिक संदेशों को 2027 के चुनावी नजरिए से भी देखा जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि योगी सरकार का फोकस विकास पर है, सुशासन पर है और जनता इस बदलाव को महसूस भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार विकास के मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक ध्रुवीकरण के मुद्दे को भी आगे बढ़ा रही है। तो आज की बहस में सवाल यह है, क्या कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे 2027 में बीजेपी के लिए बड़ी ताकत बनेंगे? क्या विपक्ष के खिलाफ योगी का आक्रामक रुख पश्चिमी यूपी की सियासत में असर दिखाएगा? और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर सत्ता के समीकरण तय करने वाला सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनेगा? इन्हीं सवालों पर आज की सबसे बड़ी बहस होगी। लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है और उसी के लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये तो जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। मुझे याद है जब 2020-21 में जब मैं आया था यहां, पहले मैं 2017-18 में आया था, फिर 20-21 में मैं आया था। मैं केराना में उस परिवार से भी मिला था जिस परिवार के एक सदस्य की हत्या 2015 में सरेआम केराना के बाजार में कर दी गई थी। और आज जब मैं आता हूं, मुझे लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है, आपसे परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल त्रिवेदी जी हमारे साथ है। राहुल जी बहुत स्वागत आपका। सपा की ओर से धर्मेंद्र सिंह पक्ष रखेंगे। धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से मुन्ना हबीब खान जी हमारे साथ हैं। मुन्ना हबीब जी आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत मैं राहुल जी आपके साथ ही करना चाहती हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री आज विपक्ष पर खूब बरसे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिसे हम बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं उसे समाजवादी पार्टी आजादी का हिस्सेदार कैसे मान सकती है? आपको क्या लगता है, आखिर क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की? पूरी है वो तुष्टीकरण की राजनीति, और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समय के साथ ये लोग इस तरह के जो राजनीति है जिसमें वो कहते तो कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो जो पीडीए की बात कर रहे हैं वो पीडीए के बहुत बड़े वो समर्थक हैं। ये सिर्फ परिवारवादी पार्टी है और सिर्फ अपने परिवार के समर्थक हैं, और मुसलमान और अल्पसंख्यकों का वोट लेने के लिए ये उनके हितैषी बन के अपने आप को दिखाते हैं। लेकिन उन मुसलमान वर्गों में भी जो लोग अपराध की दुनिया में हैं, जो गलत तरीके से काम करने वाले लोग हैं, उनके सिर्फ ये संरक्षक हैं। आज माननीय भारतीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है वो 100% सत्य है। सबने देखा है ये जो कैराना और बाकी जगह का जो क्षेत्र था वो किस तरह से तनाव की स्थिति में रहता था। वहां पे जब दंगे होते थे तो दंगे में ये समाजवादी पार्टी के लोग टेंट लगाते थे। ये जो मुआवजा देते थे उस मुआवजा में ये तय करते थे कि नहीं, मुसलमानों को मुआवजा ज्यादा मिलेगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा, हिंदुओं को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और वो दंगे भी इन लोगों ने ही करवाया था। इनके पार्टी के नेता वहां बैठकर और दंगा कराए थे। और जिस तरह से हाईवे पे जिस तरह से डर का माहौल, भय का माहौल होता था, उस क्षेत्र की बेटी बहनें और जिस तरह से डरी रहती थी, कहीं कहीं निकल नहीं सकती थी, कहीं कोई उन लोगों के अंदर में एक तरह का आत्मविश्वास नहीं था, स्कूल जाना लोग नहीं चाहते थे, कॉलेज जाना नहीं चाहते थे। आज पिछले लगभग 10 साल में वो माहौल बिल्कुल बदल गया है। और वो क्षेत्र, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की जनता कह रही है। और सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो बद से बदतर कानून व्यवस्था थी, जो डर और भय का माहौल था, वो बेहतर से बेहतर कानून व्यवस्था और एक सुखद माहौल, एक सुरक्षा का माहौल आपको मिल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ वहां के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की जो एक संकल्प है, ठीक है हमें उत्तर प्रदेश, ठीक है धर्मेंद्र जी के पास में सीधा जाऊंगी, सीधा सवाल पूछूंगी धर्मेंद्र जी। ठीक है राहुल जी, आपको रोक रही हूँ। ठीक है, हाईवे पर लोगों को लूट किया जाता था। ठीक है धर्मेंद्र जी जवाब देंगे। धर्मेंद्र जी सीधे सीधे आरोप, तुष्टीकरण की राजनीति के, समाज को बांटने के आरोप। नहीं, ये लगातार आप देखिए, जब आज करीब 10 साल की योगी जी खुद कह रहे हैं सरकार हो गई और डबल इंजन ट्रिपल इंजन जो ये मांगते थे उनको मिला, उसके बाद भी चर्चा इतिहास की धूल उड़ा करके विकास के मुद्दे और वर्तमान की चुनौतियों को ढकना चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी जब 10 साल की उपलब्धियों पे उनको भाषण देना चाहिए था, जब उनको नौजवानों की अस्थायी रोजगार और नौकरियों की बात बताना चाहिए था, जब उनको उत्तर प्रदेश में दलितों और आधी आबादी के उत्पीड़न पे और उनके विरुद्ध अपराध की बढ़ती स्थिति पर जो एनसीआरबी डाटा जारी करता है उस पर जवाब देना चाहिए था। जब जो ये वादा करके सत्ता में आए थे, चाहे कृषि सेक्टर में किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, कोपेक्स फंड की बात हो, तमाम दलहन और तिलहन और आलू जैसी फसलों की खरीद समर्थन मूल्य देने की बात हो, किसानों को जो गारंटी, उनके समर्थन मूल्य की गारंटी की बात हो, इन पर जवाब देने के बाद बजाय वो इतिहास को की धूल उड़ा करके उसको ढकना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई जैसी चीजों पे जवाब चाहता है। उत्तर प्रदेश का किसान अपनी आय पे जवाब चाहता है।
जो शिक्षार्थी है, ठीक है धर्मेंद्र जी, लीक होती परीक्षाओं ठीक पे है, जवाब बिल्कुल ठीक देता कह रहे हैं है। आप। रही बात जिन्ना की, लेट मी कंप्लीट प्लीज, जिन्ना की जहां तक बात है, जिन्ना पे मोदी जी, योगी जी ने सवाल उठाने के पहले ये अडवाणी जी से, जो कि लोग कहते थे इनके यहाँ तो नारा लगता था भाजपा की 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, तो जब अडवाणी जी जा करके जिन्ना की मजार पर फातिहा पढ़ते हैं और कुछ लिखते हैं तो वो पढ़ के आना चाहिए था। योगी जी को पढ़ लेना चाहिए, उनके साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ बैठे हैं, ठीक है उसको पढ़ के आना चाहिए। तो चलिए ठीक है, वो पढ़ के आए नहीं आए उसका जवाब राहुल जी खुद दे देंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी आप ये बताइए, जो आज आप इतिहास के पन्नों को पलटने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले किसने पलटा ये इतिहास का पन्ना? कहां से जिन्ना की चर्चा शुरू हुई राजनीति में? क्यों आज जिन्ना का नाम लिया जाता है? कहां से शुरू हुआ? सबसे पहले बयान कहां से आया? जिन्ना का, मैं तो कह रहा हूँ अडवाणी जी गए थे जिन्ना की मजार पर, उनसे समाजवादी पार्टी के लिए। दूसरी बात नहीं, अखिलेश यादव जी जिन्ना की मजार पर गए थे, नहीं आप खुद बोलिए ना, अच्छा लगेगा। आपके फोर फादर अडवाणी जी गए थे। दूसरी बात सुनिए, आपके जो बड़े मिनटों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था, वो हमको लगता है मोदी से योगी जी से वरिष्ठ नेता अडवाणी जी गए थे। जसवंत सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा है, वर्तमान के नेता हम तो सवाल जिन्ना को लेकर हम जिन्नावादी हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि हम जिन्नावादी हैं? अखिलेश यादव अभी आपके घर में कह रहे हैं। धर्मेंद्र जी आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जवाबदेही तय करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं की जवाबदेही तय करने के लिए बैठे? समाजवादी पार्टी लगातार नौजवानों की बात कर रही, किसानों की बात कर रही, यादव जी का बयान था। सुन लीजिए, राहुल जी कुछ जवाब दे रहे हैं, राहुल जी कुछ जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए राहुल जी बताइए। राहुल जी आप तक आवाज जा रही है? बताइए अखिलेश यादव का बयान, क्योंकि याद तो मैं दिलाना चाह रही थी लेकिन आपको पता है, आप ही याद दिला दीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये विकास की बात करी है, भूल रहे हैं कि आज माननीय योगी आदित्यनाथ जब गए थे और वहां पर उन्होंने जो अभिभाषण दिया है उसमें वो वहां पर 598 करोड़ के विकास की योजनाओं के नींव रखने के लिए भी गए थे। 600 करोड़ रुपए का केवल उन्होंने जो बात कही है, इसके साथ साथ विकास की धारा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश में नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश है। आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है तो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है तो उत्तर प्रदेश में है। जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर है तो वो उत्तर प्रदेश है। आज जिसको ये लोग पीली बुखार और तमाम नामों से देते थे, गोरखपुर में हर साल हजारों बच्चे मर जाते थे, हजारों बच्चों की मौत हो जाती थी। कहां गए वो बुखार? ठीक है राहुल जी, अब धर्मेंद्र जी जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा फिर मुन्ना हबीब जी के पास। ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए दो चीजें, अरे भाई सुनिए, जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दे जो पुराने मेडिकल कॉलेज, पुराने हॉस्पिटल, चाहे एम्स हो, चाहे लखनऊ का केजीएमसी हो, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, या सिविल हो, जो उसके टक्कर रेफरल सेंटर, ये जिला अस्पतालों को इन्होंने नाम रख दिया मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज हो गया जहाँ खुद राहुल इलाज कराने। धर्मेंद्र जी जरा एक बात बताइए आप मुझे। ठीक है राहुल जी, धर्मेंद्र जी मुझे आपसे जरा कुछ बात करनी है, उसके बाद मैं मुन्ना हबीब जी के पास जाऊंगी। पहले तो सुन लीजिए, ठीक है आप दोनों सुन लीजिए। धर्मेंद्र जी अब सुन, मेरी बात तो पूरी हो जाने दें, बीच में रोकेंगे। योगी आदित्यनाथ जी वहां से कह रहे थे हमें जिन्ना नहीं गन्ना चाहिए। अरे भाई जिन्ना पे सवाल अडवाणी जी पूछ के तब आना चाहिए था। दूसरी बात, अरे धर्मेंद्र जी गन्ना चाहिए तो दिक्कत क्या है? सुनिए मेरी बात। धर्मेंद्र जी मैं बताती हूँ कि क्यों बोला होगा, सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, आप पहले सुनेंगे। देखिए आपकी सुनने की आदत नहीं है धर्मेंद्र जी। जब आपने राहुल जी एक सेकंड, धर्मेंद्र जी जवाब तो पूरा हो जाएगा। आपका जवाब, आप गोल मोल बातें करते हैं तो आपका जवाब कैसे सुन लिया जाएगा? जो सवाल पूछा वो आप बता नहीं रहे। सुनिए आप पहले मेरी बात पूरी होने देंगे आप? धर्मेंद्र जी पहले सुन लीजिए। अरे आप इतना नाराज हो रहे, कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथी। धर्मेंद्र जी मुझे नाराज होने की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर प्रवक्ता केवल बोलने के लिए आते हैं, श्रोता नहीं होते हैं, तो जाहिर तौर पर आवाज ऊंची करनी पड़ती है। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी बात तो आप मानते हैं ना? उनके बयानों से तो नहीं मुकरेंगे ना आप सरकार से भी कुछ पूछिए। देखिए मैं गन्ना पे सवाल कर रहा हूँ। गन्ना पे हापुड़ में सिंबावली शुगर मिल का अकेले 251 करोड़ रुपए बकाया है। कोई बात नहीं। में 116.15 करोड़ रुपए बकाया है। धर्मेंद्र जी अभी आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे राहुल जी, और मेरा जो एक सवाल बचा हुआ है, उसका जवाब मैं लूंगी इस ब्रेक के बाद। सभी बने रहिएगा।
तो बहस लगातार जारी है और सवाल यहीं छोड़कर जा रही हूं, कहीं मत जाइएगा, जवाब तो आज लेकर रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।